हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आप सभी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी लोगों के? बहुत बढ़िया। नमस्कार। नमस्कार देवियों और सज्जनों। ओके, चलो यार। तो बिल्कुल ब्रांड न्यू चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन की आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 1, सेकंड लास्ट चैप्टर क्लास 11th का, मतलब कक्षा 11 का आखिरी से एक पहला चैप्टर। ओके, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूं, बिल्कुल मस्त, झकास। हाँ, चल भाई। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले, ठीक है, सबसे पहली चीज तो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर के बारे में कुछ बातें बता दूं, ठीक है, और फिर आज की क्लास। अरे ओहो हो, टॉपिक तो बदले ही नहीं। ये तो नुकसान हो गया भाई। सब कुछ बदल दिया, बस टॉपिक नहीं बदले। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशंस की। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, तो एसएचएम की इक्वेशन और ये बैकलॉग वाले। हाँ, बैकलॉग वालों के लिए बता दूं, अगर बेसिक बेसिक आता है ना, मतलब क्या कि काइनेमेटिक्स आता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा पता है, हालांकि साइन थीटा कॉस थीटा मैं दोबारा से आज भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वो बेसिक बेसिक पार्ट आता है तो आप यहां से सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर सकते हो। तो बैकलॉग वालों के लिए तो ये है यार, ठीक है। कितने मौके चाहिए तुमको? कितने? 16वें 17वें चैप्टर पर आ चुके हैं बेटा, ठीक है। हाँ, रेफ्रिजरेटर वगैरह के बारे में अभी पहले थोड़ा सा पार्ट जो पिछला बचा हुआ है वो खत्म करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको दिए थे, उनके बारे में बात करूंगा। फिर आज के पार्ट के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये बातें हैं, ठीक है। अच्छा, अब नया चैप्टर है, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होने वाला है। तो एसएचएम स्टार्ट करने से पहले एक बहुत जरूरी सूचना दे दूं, ठीक है, बहुत जरूरी बात है। फिर तुम बाद में मुझे बोलोगे सर आपने ये बातें पहले नहीं बताई, ठीक है। जो जो कॉन्सेप्ट्स एसएचएम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, एसएचएम के कॉन्सेप्ट्स केवल यही नहीं लगते हैं, ठीक है। मतलब क्या, जो कॉन्सेप्ट यहां पर आपको पढ़ाऊंगा इनके कई सारे पार्ट आप दोबारा देखोगे। मतलब कहां कहां देखोगे, ठीक है। इनके पार्ट जो है आप वेव्स में, यानी कि अगले चैप्टर में देखोगे। फिर इसके बाद आप देखोगे क्लास 12th में, जब आप पहुंचोगे तो क्लास 12th में कौन से चैप्टर्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या सबसे पहले ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट तो काफी सारा यहीं पर दिख जाएगा आपको। मतलब खाली यहां पर मैं इक्वेशन पार्टिकल की बोलूंगा, वहां पर करंट करंट की खेलूंगा, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स में दिखाई देंगे। मतलब वेव की इक्वेशन क्या होती है, वेव की फंक्शन क्या होते हैं, बस y की जगह इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जैसे हम यहां पे लिखेंगे y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी या a sin ओमेगा टी, ठीक है। सेम वही चीज यहां पर वेव में लिखूंगा। हर तरीके की वेव, दुनिया की हर तरीके की वेव सेम तरीके से बिहेव करती है। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वेव बेसिकली क्या होती है, वेव अलग अलग पार्टिकल्स का एसएचएम होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक साइनोसोडल वेव की बात करूं तो अलग अलग पार्टिकल्स की एसएचएम होती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप देखोगे कई सारे कॉन्सेप्ट्स दोबारा आपको दिख जाएंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स उतना ज्यादा रिलेटेड नहीं होगा, वेव ऑप्टिक्स काफी हद तक अलग रहता है, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में भी कहीं कहीं जैसे पाथ डिफरेंस वगैरह, फेज डिफरेंस वाले कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो वेव ऑप्टिक्स में भी वही लगते हैं जो वेव्स के लगते हैं, वही जो कॉन्सेप्ट जो एसएचएम के लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये एक बेसिकली बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है।
एक टॉपिक से धीमे 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 हम अंडरस्टैंडिंग आगे बढ़ाते जाएंगे, और वो अंडरस्टैंडिंग जैसे होता है ना यार कि रोटेशन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है, कि क्या बोलते हैं कि अरे सर रोटेशन बहुत टफ है। अबे रोटेशन टफ नहीं है, तूने पहले के चैप्टर अच्छे से नहीं किए, इसीलिए तेरे को रोटेशन टफ लग रहा है, ठीक है। रोटेशन के लिए तुम्हें काइनेमेटिक्स भी आनी चाहिए, रोटेशन के लिए तुम्हें न्यूटन्स लॉ भी आना चाहिए, सेंटर ऑफ मास भी आना चाहिए, वर्क पावर एनर्जी भी आना चाहिए। जब इतनी सारी चीजों को क्लब करते हैं तब एक नया चैप्टर निकल के आता है रोटेशन, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी ये पूरा का पूरा एक नया इकोसिस्टम है, ठीक है। मतलब क्या, अब आप वेव्स के बारे में पढ़ने की स्टार्ट करने वाले हो। मतलब क्या, जो जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर एक बार बताऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आपके बार बार आएंगे, सेम लॉजिक आपके बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। तो फिर वही वाली चीज हो गई, फिजिक्स बार बार रिपीट होती है, हैमर होती है वही चीज। तो एक बार अच्छे से पढ़ लेगा तो तुझे दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, तुझे समझ में आ जाएगा, और हाँ सर फेज ऐसे होता है, ये ऐसे होता है सर, यहां से यहां जाने का टाइम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। कई सारे सिमुलेशंस की हेल्प से, कई सारे एनिमेशंस की हेल्प से बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, लेकिन चीजें आपको तभी बेटर समझ में आएंगी जब आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहोगे, हर क्लास को रेगुलरली बहुत सिंसियरली अटेंड करोगे। और केवल क्लास अटेंड करना ही इनफ नहीं होता है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये हिंदी या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में ऐसे करके, ऐसे फोन पे या लेटे हुए ऐसे करके पढ़ रहे हैं। अबे ऐसे तुझे कभी समझ में नहीं आएगी चीजें, ठीक है। कॉपी उठा, पेन उठा, चीजों को लिखना शुरू कर। जो क्लास में मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं उन क्वेश्चंस की खुद से प्रैक्टिस कर। क्लास में चीजें इसीलिए समझ में आती हैं क्योंकि वो मेरा एफर्ट है, वो मेरी मेहनत है, वो तेरी मेहनत नहीं है। सर क्लास में आप बताते हो सब समझ में आता है सर, बाद में न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। क्या तूने क्लास के क्वेश्चंस पहले खुद से लगाए? क्या तूने ये सोचा कि ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ड्रास्टिक इफेक्ट तो यहीं से आना शुरू हो जाता है। बस ऐसे बैठ के पलंग पे और ऐसे देख रहे हैं, लाओ मम्मी खाना और दे दो, ला पराठा और खा लूं, या खाना मोबाइल आगे चल रहा है, रोटी तोड़ते तोड़ते खा रहे हैं। भैया खाना खाते जाएंगे, देखते जाएंगे। यू कैन नॉट डू मल्टीटास्किंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग आप नहीं कर सकते हो, खासतौर से ऐसी चीजों में जहां आप पहली बार सोच रहे हो, पहली बार आप सुन रहे हो चीजों को, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस। एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं, गाना सुनते सुनते आप खाना खा सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप उस पर आपका फोकस नहीं है ना, आपको एफर्ट नहीं मारने हैं, ठीक है। एक चीज होती है जो आपके कॉग्निटिव, जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, ठीक है। मतलब आप कोई जब नई चीज सीखते हो, कोई नई हैबिट सीखते हो, ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल बहुत अलर्ट रहते हो। जैसे साइकिल चलाना जब आप पहली बार सीखते हो ना, तो आप बहुत अलर्ट रहते हो कि कैसे तेज चलाना चाहिए, बैलेंस ना बिगड़ जाए, इधर ना चला जाए। क्या उस टाइम पर कोई तुमसे बोले साइकिल चलाना सीख रहा हूं, ठीक है, अरे यार ये वीडियो देख लेना, फोन पे बात कर लेना, ठीक है, हालांकि वो करना कभी भी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप साइकिल चलाने के यूज्ड टू हो जाते हो तो आप चलाते चलाते फोन पे बात भी कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक दिमाग में आपके हैबिट सेट है, ठीक है। सेम यही चीज यहां पर भी होती है। आप जब पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है, आप किसी सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ रहे हो, आपने अभी तक तो एसएचएम देखा भी नहीं है ना, आपको तो पता ही नहीं क्या होता है। और अब आपका अगर ध्यान नहीं है, ठीक है, तो वही वाली कहानी है यार, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ठीक है। तो वही कहानी हो जाती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, प्लीज सिंसियरली क्लासेस को अटेंड करो, जितने भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा मैथमेटिकली इन्वॉल्व चैप्टर है। मतलब क्या, इसमें मैथ्स बहुत घुसने वाली है, ठीक है। शुरुआत के पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैथ्स बहुत घुसने वाली है, ठीक है। जब मैं आपको एसएचएम की इक्वेशन समझाऊंगा, जब मैं आपको एसएचएम के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो वहां मैथ्स लगेगी, वहां ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, साइन थीटा कॉस थीटा घुसेंगे, ठीक है। फिर तुम्हारा रायता फैल जाएगा वहां पे। तो इसीलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन को संग में लगाना, ठीक है। हाँ, सेकंड हाफ मतलब क्या, एक बार इक्वेशन समझ ली, प्रैक्टिकल वाला पार्ट के स्प्रिंग का ऑसिलेशन कैसे होता है, इसका ऑसिलेशन कैसे होता है, पेंडुलम का ऑसिलेशन कैसे होता है, वो पार्ट हलवा वाला पार्ट है यार, तो वो लड्डू मिल जाएंगे उसमें तुम्हें, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि वो चीज बहुत आसान है, लेकिन शुरुआत इस चैप्टर की थोड़ा सा मुश्किल पार्ट से होती है, ठीक है। तो इसीलिए पहले ही वार्न कर रहा हूं मैं तुम लोगों को, ठीक है। चल यार, अब कुछ सवाल मैंने तुमको होमवर्क में दिए हुए थे, तो इन सवालों का मैं चाहता हूं कि क्लास में ही सॉल्यूशन दूं, ठीक है। इसीलिए 4 सवाल ऐसे हैं जो कि क्लास में मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। पहला सवाल, प्लॉट वीटी कर्व, आपको यहां पर वॉल्यूम और टाइम का कर्व प्लॉट करना है। तो नोटिस कीजिएगा, जब भी आपको कोई भी कर्व इस तरीके का प्लॉट करना होता है,
ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। यहां पर आप वॉल्यूम रख रहे हैं, यहां पर आप टेम्परेचर रख रहे हैं। सबसे पहले चारों स्टेट देख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर देखना यार मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां पर टेम्परेचर क्या है सर, टी नॉट टेम्परेचर है। यहां का टेम्परेचर मैंने कहा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, पी नॉट वी नॉट, वॉल्यूम प्रेशर ट्रिपल कर दिया, ठीक है। इस वाली प्रोसेस ये कौन सी है, अच्छा चलो पहले ए बी वाली देख लेते हैं, ठीक है। प्रेशर सेम, वॉल्यूम डबल, वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर भी डबल, तो डायरेक्ट लिख सकता हूं 2T नॉट, ठीक है। ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसके बाद क्या है, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर मैंने 3 गुना कर दिया तो टेम्परेचर भी 3 गुना हो जाएगा, तो यहां का टेम्परेचर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 2T नॉट, यानी कि 60, ठीक है। फिर यहां का मैंने कहा अब देख, वॉल्यूम 1/3 कर, आधा कर दिया तो टेम्परेचर भी आधा, तो 3T नॉट ये, ठीक है। तो मैंने हर जगह का टेम्परेचर लिखा दिया। अब देख, टी नॉट, 2T नॉट, 3T नॉट, 6T नॉट, 3 टेम्परेचर, 4 टेम्परेचर। तो मैंने कहा यहां पर बनाता हूं, पहला है T नॉट, दूसरा है 2T नॉट, तीसरा है 3T नॉट, और चौथा लिख देता हूं यहां पर इसका डबल 6T नॉट, ठीक है। अब नोटिस करना, ठीक है। तो T नॉट, 2T नॉट, 3T नॉट और 6T नॉट। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम खाली दो ही है, वी नॉट और 2V नॉट। तो वॉल्यूम में दो ही है, तो वॉल्यूम दो ही बना देता हूं, ठीक है। पहला वॉल्यूम है वी नॉट और दूसरा वॉल्यूम है 2V नॉट, ठीक है। अब बताओ यार, लगातार इनको प्लॉट कर लो। क्या है हमारा पहला, ए पॉइंट वी नॉट और टी नॉट, तो ए पॉइंट कहां बनेगा, तो मैंने कहा ए पॉइंट बनेगा वॉल्यूम वी नॉट और टी नॉट, दिस इज पॉइंट ए, ठीक है। अब बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है, वॉल्यूम डबल हो गया, प्रेशर वही है और टेम्परेचर क्या हो गया डबल, तो वॉल्यूम डबल और टेम्परेचर भी डबल। सिंस लीनियर बनता है तो पहला कैसा होगा, ऐसा फंक्शन बनेगा, ठीक है, ऐसा। ये आ गया, ए से जा रहा हूं मैं बी पर। अब बी से सी वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर 60 नॉट पहुंच गया है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर 60 नॉट पहुंच गया है, मतलब यहां से यहां पर पहुंच गया है, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है। ये हो गया। अब सी से डी, टेम्परेचर 3T नॉट आधा और वॉल्यूम वी नॉट हो गया है, तो वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर 3T नॉट, तो ये हो गया पॉइंट डी। डी से और डी से फिर वापस ए, इस तरीके का आपका कर्व बन गया, ठीक है। ये आपका करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रोम्बस, रोम्बस नहीं है, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है। रोम्बस रोम्बस मत चिल्लाओ, चल भाई। तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं, सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस हैं, क्योंकि यहां पर जब आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस होती है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, देख लो, ठीक है। इसीलिए मैंने हर चीज नाप करके बनाई है, वो भी मैंने ध्यान रखा था इसी वजह से, ठीक है। चल भाई, अगला सवाल, कार्नोट्स इंजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, बड़े ही आसान सी बात है, ठीक है। अ कार्नोट इंजन इज ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वॉयर्स ऑफ टेम्परेचर, छोटा T1 और T2, ठीक है। इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। टोटल हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर इन अ साइकिल इज, ठीक है। वर्क डन मुझे दे रखा है, मैंने कहा यार इफिशियंसी यार क्या होती है, मुझे ये याद आ रहा है, इफिशियंसी होती है 1 माइनस क्यू आउट डिवाइडेड बाई क्यू इन, ठीक है। और इसी को हम लेते हैं वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू इन, ये होता है 1 माइनस छोटा टेम्परेचर
डिवाइडेड बाई बड़ा टेम्परेचर, मुझे तो ऐसे याद रहता है। ठीक है, चल भाई मुझे ये दे रखा है, इफिशियंसी पता है, वर्क डन पता है, तो क्यू इन पता चल जाएगा। हाँ चल यार, तो मुझे पता है ये वाला, मैं अब ये वाला फॉर्मूला चूज कर लेता हूं क्योंकि दोनों टेम्परेचर पता है। 1 माइनस छोटा टेम्परेचर 300, बड़ा टेम्परेचर 900, तो 1/3, ये आ गया 2/3। ठीक है, इफिशियंसी आ गई है 2/3। ठीक है, अब वर्क डन अपॉन क्यू इन, वर्क डन मुझे पता है, अब इस वाले फॉर्मूले को चूज कर लेता हूं। तो या तो क्यू आउट, चलो ठीक है, क्यू इन नहीं पता ना मुझे, तो वर्क डन कितना है 1200 जूल डिवाइडेड बाई क्यू इन, ये भी पता चल गया। तो क्यू इन यहां से निकल आएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से और इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए मैं क्यू इन निकाल सकता हूं। 1200 डिवाइडेड बाई अंदर जो हीट दी है ये 2/3 के बराबर है, तो क्यू इन इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ 1200, यानी कितना आ गया 1800 आ गया। 1800 जूल में आपका 1200 जूल उसने काम कर दिया, तो आउट कितना हो जाएगा, क्यू आउट इज इक्वल्स टू क्यू इन माइनस डब्ल्यू, क्योंकि आपके यहां से जो कुछ हीट इसने ली थी इसमें से कुछ काम कर दिया और बचा हुआ आपने बाहर फेंक दिया। ठीक है, तो क्यू आउट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 1800 माइनस 1200, आंसर आ जाएगा आपका 600 जूल। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है मैं और जल्दी भी कर सकता था इसको, ऐसा मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि जैसे इफिशियंसी पता चली 2/3 है तो 1/3 एनर्जी बाहर फेंक दी होगी। ठीक है, तो अगर 1200 यहां पर फेंक रहा है तो हाँ उसका आधा, पर सोचना पड़ता है वो। ठीक है, चल यार यहां तक की बात क्लियर। चल अगला सवाल जो आपको होमवर्क में दिया था वो ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है इस सवाल में, बोला हुआ है कि कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी 1/6 है। ठीक है, अब टेम्परेचर इज ऑफ सिंक, मैंने कहा इफिशियंसी होती है 1 माइनस छोटा डिवाइडेड बाई बड़ा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब मैंने सिंक का टेम्परेचर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री, ठीक है, इट्स इफिशियंसी इज डबल्ड। तो मैंने कहा जब सिंक का टेम्परेचर 62 डिग्री कम कर दिया तो 1 माइनस टी छोटा माइनस 62 डिवाइडेड बाई टी बड़ा, वैसा की वैसा, इफिशियंसी 1/6 से 2/6 हो गई है भैया। ठीक है, चलो यार, तो पहले इफिशियंसी क्या थी 1/6, 1 माइनस टी छोटा अपॉन टी बड़ा। ठीक है, मैं अब ऐसे ही लिख दूंगा, छोटा अपॉन बड़े से ही मेरा काम हो जाता है। चल यार ठीक है, अच्छा पोल करवाना है, लो भाई तो पोल पोल भी खेल लेते हैं। ठीक है, इफिशियंसी डबल हो गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, टेम्परेचर निकालना है। ध्यान देना यहां पर जो भी टेम्परेचर आएगा केल्विन में आएगा, सेल्सियस में नहीं आएगा। ठीक है, अब 62 डिग्री सेल्सियस का चेंज या 62 डिग्री केल्विन, 62 केल्विन का चेंज, दोनों बात सेम होती हैं, इसीलिए मैंने यहां पर इसको कन्वर्ट नहीं किया है। ठीक है, चल यार, तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा, टेम्परेचर छोटा अपॉन टेम्परेचर बड़ा इजिकल्स टू 5/6। ठीक है, और इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, टेम्परेचर छोटा माइनस 62 डिवाइडेड बाई बड़ा टेम्परेचर इजिकल्स टू 1 माइनस 1/3 2/3। ठीक है, तो यहां पर छोटा टेम्परेचर को मैं लिख देता हूं 5/6 ऑफ बड़ा टेम्परेचर। ठीक है, इसकी वैल्यू यहां पर रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5/6 ऑफ बड़ा टेम्परेचर माइनस 62 इजिकल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बड़ा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2 टाइम्स ऑफ बड़ा टेम्परेचर। ठीक है, माइनस 6×18 186 इजिकल्स टू 2 टाइम्स ऑफ बड़ा टेम्परेचर, तो टी बड़ा बाई 2 इजिकल्स टू 186। तो बड़ा टेम्परेचर आ गया है कि 6×2 12 8×2 16 1 17 2 और 1 3 372 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में लिखना है, लिख दो भाई, बड़ा टेम्परेचर कितना आ गया
372 माइनस 273, ठीक है, 99 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। बड़ा वाला टेम्परेचर 99, तो ऑप्शन ए की बचा अब मेरे पास। बहुत बढ़िया, ठीक है। सोर्स एंड, अच्छा सोर्स एंड सिंक, सोर्स का ये है 99, ऑप्शन बी। बड़ा वाला टेम्परेचर निकाला है ना, छोटा तो और छोटा होगा, बी आंसर आ गया, ठीक है। चल भाई, काफी लोगों ने डी भी मार्क किया है, तो तुम लोगों ने भी मेरी तरह ही वही गलती कर रहे थे कि सर ये हमने 99 देख लिया, मैच हो गया, लेकिन यहां ध्यान देना ये बड़ा वाला टेम्परेचर है, टी बी यानी कि टी बड़ा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्या बोल रहा है, कार्नोट इंजन वर्क्स एज रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर कहां से आ गया अभी, चल भाई उल्टा हो गया यार, नुकसान हो गया एक सवाल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर वाले, अब रेफ्रिजरेटर क्या होता है, तो कुछ नहीं है, रेफ्रिजरेटर बेसिकली आपका हीट इंजन का जस्ट रिवर्स है, हीट इंजन का जस्ट रिवर्स है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर हीट इंजन का जस्ट रिवर्स बना रहा हूं, तो लेट अस से ये आपका एक सोर्स है, ठीक है। तो हीट इंजन में क्या करते थे, गर्म से ठंडे पर हीट पहुंचाते थे, यहां पर ठंडे टेम्परेचर से हीट निकालूंगा और गर्म टेम्परेचर पर हीट एक्स दे दूंगा। तो यहां पर मैं अभी भी सिंबल वही रख रहा हूं Q1 Q2, लेकिन ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है कि ठंडे टेम्परेचर से आप गर्म टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड कर सके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि आपको यहां पर कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहां पर कुछ अपने एंड से वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। तो जो घर में आपका रेफ्रिजरेटर होता है, घर में आपका रेफ्रिजरेटर होता है, वो बिजली खाता है। क्यों? बिजली खाने की वजह से गर्म ठंडे टेम्परेचर से हीट निकाल पाता है और बड़े टेम्परेचर पर हीट डाल पाता है, ठीक है। अभी भी लॉजिक वही है, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 प्लस W, हीट एक्सट्रैक्टेड, और ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पूरे केस में बाकी कुछ नहीं बदलता है। यहां पर इसकी एंट्रोपी क्या होगी, मैंने कहा सर इस बार यहां से हीट निकाल रहा हूं तो इसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी, कितनी, -Q2/T2, और यहां पर क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, कितनी, +Q1/T1, ठीक है। सिंस ज्यादा टेम्परेचर पर दे रहा हूं, सेम वही लॉजिक अभी भी रहेगा, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, नेट एंट्रोपी में चेंज या तो जीरो हो या फिर पॉजिटिव हो। तो मैं अगर बिल्कुल आइडियल केस मानूं, तो ये डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2, Q1/T1, Q2/T2, ठीक है। वर्क डन इसीलिए ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, ज्यादा टेम्परेचर पर ज्यादा हीट, कम टेम्परेचर पर कम हीट। तो ये लॉजिक हमेशा वैलिड था, है और रहेगा, ठीक है। अब लेकिन रेफ्रिजरेटर के केस में हम इफिशियंसी की बात नहीं करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर बेसिकली क्या है, हीट इंजन का उल्टा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर बेसिकली क्या है, हीट इंजन का उल्टा। लेकिन रेफ्रिजरेटर में हम इफिशियंसी की बात नहीं करते हैं, रेफ्रिजरेटर में हम किसकी बात करते हैं, हम देखते हैं कि यार ये जो मेरा ठंडा टेम्परेचर है ना, मेरा फोकस इस पर रहता है। रेफ्रिजरेटर में मेरा सारा का सारा फोकस इस पर रहता है, क्योंकि भैया इसके अंदर सामान हमें ठंडा रखना है ना, ठीक है। तो यहां पर एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, वो टर्म क्या है मैं आपके सामने लिखता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये क्या है, कोई रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस नापनी है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नापनी है, कैसे नापूंगा, मैं बोलूंगा कि कितना ज्यादा हीट एक्सट्रैक्ट किया Q2, और हीट निकालने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है,
रेफ्रिजरेटर के अंदर से कितनी हीट निकालने के लिए, जैसे मान के चलो 100 जूल हीट निकालने के लिए मुझे कितनी बिजली खर्च करनी पड़ रही है, यही तो एक पैरामीटर होगा परफॉर्मेंस नापने का। ठीक है, सोचो, लॉजिकली सोचो, मेरा फोकस क्या है, ये है। ठीक है, तो मैं रेफ्रिजरेटर को ठंडा करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैंने कहा सर रेफ्रिजरेटर से 100 जूल हीट निकालनी पड़ रही है, मैंने कहा चल मान लिया। अब 100 जूल निकालने के लिए मेरी कितनी बिजली खर्च हो गई, दैट इज माई कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। जितना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा उतना बढ़िया रेफ्रिजरेटर, कम बिजली खाएगा। जितना कम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर उतना गंदा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो देखा है 5 स्टार रेटिंग 3 स्टार रेटिंग। ठीक है, वो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नाप रहा है ना। अब यहां पे इससे क्या मतलब है, वर्क डन अपॉन Q1। मैंने कहा वर्क डन अपॉन Q1 तो मेरे किसी काम का है ही नहीं, मुझे नापना है वो ये नापना है। ठीक है, अच्छा अब ये नापना है तो इसको तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं। ठीक है, Q2 डिवाइडेड बाई Q1, W को मैं लिख सकता हूं Q1 माइनस Q2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस Q2 है ना W, हाँ Q1 माइनस Q2। इसको डिवाइड कर देता हूं तो Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूं और Q1 अपॉन Q2 को मैं T1 अपॉन T2 भी लिख सकता हूं, या ऐसे ही कर दूं सब कुछ। मैंने कहा क्यों फालतू में इसमें लिख रहा हूं, T2 अपॉन T1 माइनस T2 कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब कई बार ऐसा भी होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को एक हीट इंजन की इफिशियंसी से कंपेयर करना होता है, हीट इंजन की इफिशियंसी से। तो बीटा को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, T1 अपॉन T1 अपॉन T2 माइनस 1। ठीक है, और मुझे पता है इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस T2 बाई T1। तो T2 बाई T1 क्या हो जाएगा 1 माइनस ईटा। तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन 1 माइनस ईटा माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा 1 माइनस ईटा। ठीक है, तो 1 से 1 खत्म हो गया, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा। ठीक है, तो 1 अपॉन ईटा माइनस 1। मैं सीधा फाइनल अब यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहां लिख देता हूं। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो Q2 अपॉन W। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो T2 अपॉन T1 माइनस T2, या 1 अपॉन ईटा माइनस 1। कई बार ऐसा होता है बीटा को ईटा के टर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, इफिशियंसी के टर्म में ध्यान दीजिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी ग्रेटर देन 1 एज वेल। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 से बड़ी हो सकती है। ये इसका बस खाली डेरिवेशन लिखा है, मुझे कभी डेरिवेशन याद नहीं रहता है, तो इसीलिए मैं तो हमेशा निकालना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो मुझे हमेशा निकालना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आपके सामने निकाला यहां से, लेकिन मुझे ये चीज याद रहती है। ठीक है, मुझे डेरिवेशन याद नहीं रहता, मुझे ये बात, ये लॉजिक मुझे हमेशा याद रहता है, क्योंकि ये लॉजिकल है। जो बात लॉजिकल होती है वो मुझे याद रहती है। ठीक है, मुझे ये चीज याद रहती है। अभी कहां गया, मुझे बस ये लॉजिक, ये चीज फाइनल याद रहती है। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे इसमें से कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता। ठीक है, मैं कह रहा हूं मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं रहता, मुझे डायग्राम याद रहता है कि रेफ्रिजरेटर का हीट इंजन का उल्टा है, और मुझे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब याद रहता है, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी Q2 डिवाइडेड बाई वर्क डन। ठीक है, अब इसके बाद की कहानी मैं खुद भी निकाल सकता हूं, 2 सेकंड लगते हैं, क्योंकि Q1 T1 से रिप्लेस कर दूंगा, Q2 T2 से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो अगर कभी जरूरत पड़ती है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। ठीक है, चल भाई, तो यहां तक की बात अगर समझ में आ गई है तो बता दे। ठीक है, बस अब एक आखिरी टॉपिक और बचा है, विच इज हीट पंप। ठीक है भाई, मैं तब से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही एक्सप्रेस कर रहा था, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ही एक्सप्लेन कर रहा था यार। और मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, किसी रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस।
ठीक है। अब परफॉर्मेंस कैसे नापेगा, जैसे पहले हीट इंजन में माइलेज नाप रहा था कि कितना हीट सप्लाई किया, उसमें काम कितना किया। अब यहां पर क्या नापेगा कि फ्रिज कितना ठंडा हुआ और कितनी बिजली देनी पड़ी, तो Q2 अपॉन W, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब बाकी सारी चीजें अब हमने इसके बाद निकाल ली, तो Q2 अपॉन W। अब W को मैं क्या लिख सकता हूं, Q1 माइनस Q2। देख ले भाई, अगर मैं यहां से W लिखने बैठ जाऊं तो W क्या हो जाएगा, वर्क डन Q1 माइनस Q2 होगा। ठीक है, तो वर्क डन को मैंने Q1 माइनस Q2 छाप दिया। आप हो सकता है Q2 को यहां पे कुछ छाप दो कि सर Q2 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस W, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वैसे ज्यादा बेटर होता, वर्क डन Q2 को मैं W माइनस क्या कहते हैं Q1 माइनस W छापता, तो Q1 माइनस W, तो Q1 अपॉन W माइनस 1, 1 अपॉन ईटा माइनस 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला तुरंत निकाला था, मैं इतनी मेहनत कर रहा था फालतू में। ठीक है, मुझे फॉर्मूला तुरंत पता चल जाता वैसे। खैर, अब मैंने ऐसे किया, मैंने कहा Q2 को T2 से रिप्लेस कर दिया, Q1 को T1 से कर दिया। ठीक है, मतलब क्या, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला निकालना था ना, तो ज्यादा बेटर होता अगर मैं Q2 को Q1 माइनस W लिख देता। ठीक है, तो Q1 माइनस W अपॉन W, Q1 अपॉन W माइनस 1, Q1 अपॉन W क्या हो जाता, W अपॉन Q1 ये था 1 ईटा, 1 अपॉन ईटा माइनस 1। ठीक है कुछ नहीं, बस फैंसी नाम बना रखे हैं। फिर से बोल रहा हूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों ही प्रोबेबिलिटी वाइज बहुत ही कम है। ठीक है, तो मेंस में तो है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, एडवांस की बात कर रहा हूं, अगर प्रोबेबिलिटी वाइज बात करूंगा तो काफी नीचे है, लेकिन अगर आ गया यार वही वाली बात है। ठीक है, चल अब क्या है अगला, कार्नोट इंजन वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर। देख फिर से वही, कार्नोट इंजन वर्क एज अ रेफ्रिजरेटर। आपको दो टेम्परेचर दे रखे हैं। इट रिसीव्स 500 किलोजूल ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ईच साइकिल। ठीक है, मेरी बात सुनना यार, खाली टाइम पास कर रहा है ये। इसने क्या बोला है, कार्नोट इंजन रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है। अब तुम्हें खाली टाइम पास कर रहा है, बोल रहा है। ठीक है, इसका टेम्परेचर क्या है, 250 केल्विन है, छोटा टेम्परेचर। बड़ा टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि लोअर टेम्परेचर से 500 कैलोरी हीट निकाल ली। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यहां पे पूछ रहा है कि कितना काम करना पड़ेगा, ये बता देना भैया। मैंने कहा तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी है, तुम तो सीधा सीधा अब तो सीधा लॉजिक लगाओ। ठीक है, भूल जाओ इतनी सारी चीजें। मैंने कहा कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। ठीक है, Q1 क्या है, कोई भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा सर 250 छोटा डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो मैंने कहा Q1 कितना है, 500 डिवाइडेड बाई ये कर दो। ठीक है, इज इक्वल्स टू छोटा अपॉन बड़ा, मैं हमेशा यही कर रहा हूं, छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल्स टू छोटा अपॉन बड़ा। ठीक है, मैं तो कभी सोच ही नहीं रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, छोटा अपॉन बड़ा, छोटा अपॉन बड़ा, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, तो Q1 कितना निकल आया, 500 का 6/5, 600 कैलोरी ये आ गया। अब अगर ये 600 कैलोरी आ गया तो तुम ये नहीं निकाल पाओगे, 100 कैलोरी कहां गया, 100 कैलोरी मतलब 420 जूल हो गया, 4.2। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, अब इसको बताने से पहले मेरा मन कर रहा है कि हीट इंजन और बता दूं, हीट पंप। ठीक है, हीट पंप भी सेम वही है जो आपका हीट इंजन है, हीट पंप भी बिल्कुल सेम वही लॉजिक है, बस एक अंतर है, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में कोई, जैसा रेफ्रिजरेटर वैसा ही हीट पंप, बस एक मेजर डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे घर में आपके जैसे घर में आपके फ्रिज होता है। ठीक है, फ्रिज का, अच्छा एक सवाल, हाँ याद आया मुझे, स्कूल में कई बार एक सवाल पूछा जाता है बड़ा बेसिक सा, कि अगर मान के चलो आपके घर में फ्रिज है और अगर हम उस फ्रिज को खुला छोड़ देंगे तो घर के टेम्परेचर, जो कमरे का टेम्परेचर है वो क्या होगा, कम होगा या बढ़ेगा। ठीक है, अगर फ्रिज का, ठीक है, एक सवाल पूछा जाता है
what will happen to temperature of room if the door of refrigerator is left open. ठीक है, ऑप्शन ए नथिंग, ऑप्शन बी room will become warmer, option C room will become colder, या ऑप्शन डी कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, देखें तुम में से कितने लोग क्या जवाब देते हो। ठीक है, कई बार स्कूल में ऐसा सवाल 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, कई बार आपके स्कूल में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। टीचर्स का बड़ा फेवरेट सवाल होता है ये 1 नंबर में। अच्छा, बता देना क्या होगा। ठीक है, और बड़ा ही सिंपल सी सवाल भी है। चल यार, तो उम्मीद करता हूं जवाब दिया होगा आपने। आपके पास यहां पर एक फ्रिज है। ठीक है, और आपने इस फ्रिज का दरवाजा जो है खुला छोड़ दिया है। इस वाले की बजाय फ्रिज का दरवाजा मुझे इधर दिखा देना चाहिए। ये आपने फ्रिज का दरवाजा है, आपने ये फ्रिज का दरवाजा खुला छोड़ दिया है। ये आपकी शेल्फ्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर फ्रिज। चल यार, तो अब जरा ध्यान देना, अगर आपने फ्रिज का दरवाजा इस तरीके से खुला छोड़ दिया है तो सोचना मेरी बात। पहली चीज तो ये कि बिजली तो अभी भी सप्लाई आ रही है, इनपुट। ठीक है, अच्छा हमें लगता है सर यहां से तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन फ्रिज यहां से पीछे हीट भी तो देता है, और Q1 जो है ये हमेशा ज्यादा होगा Q2 से। Q1 इज ग्रेटर देन Q2। सिंस Q1 हमेशा ज्यादा होगा Q2 से, इसका मतलब क्या है, ये गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो भैया ऐसा है, और इसको ऐसा सोचो, पूरे सिस्टम मान लो, फ्रिज को भी सिस्टम मान लो। ठीक है, फ्रिज को सिस्टम मान लोगे तो भैया अंदर बिजली आ रही है, बिजली आ रही है मतलब एनर्जी आ रही है। अगर एनर्जी आ रही है तो क्या होगा, ये जो भी होगा ये तो अंदर की बात है। ठीक है, लेकिन सिस्टम बाहर से बिजली आ रही है, और अगर बाहर से करंट आ रहा है तो करंट तो कुछ एनर्जी आ रही है ना, तो एनर्जी आ रही है तो क्या करेगा, फ्रिज को गर्म कर देगा। ठीक है, तो भाई सॉरी, कमरे को गर्म कर देगा। आंसर हो जाएगा रूम विल बिकम वार्मर। ठीक है, अरे वाह। ठीक है, तो जो कमरा है ये गर्म हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं लॉजिक समझ में आया होगा। अब हीट इंजन भी बिल्कुल सेम वही चीज है, बस एक मेजर डिफरेंस है। जैसे आपका एसी होता है, एसी क्या करता है, अंदर की बाहर, अंदर से गर्म हवा लेकर के बाहर फेंकता है। हीट इंजन इज द रिवर्स ऑफ एसी। ठीक है, आपके किसी कमरे में अगर हीट पंप लगा है, ठीक है, हीट पंप जनरली बहुत ठंडे एरियाज में होता है। ये क्या काम करता है, ये काम करता है कि बाहर, अंदर अंदर क्या है, ठंडा है, बाहर वाला कोल्ड एरिया है। ठीक है, बाहर मतलब माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। ठीक है, बाहर क्या है आपका, बहुत ठंडा है, T2, बर्फ जमी हुई है। ठीक है, और अंदर आपको क्या करना है, अंदर आपको गर्म रखना है। ठीक है, तो हीट पंप क्या करेगा, हीट पंप यहां से हीट लेकर के, ठंडे एरिया से हीट लेकर के गर्म एरिया में हीट देगा। तो यहां पर हीट देगा Q1, यहां हीट लेगा Q2, और खुद लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर खुद तो हीट जा नहीं सकती। इसका मतलब क्या करेगा, यहां पर इसके प्रोसेस में कुछ वर्क भी लेगा। ठीक है, कुछ वर्क भी लेगा। तो बेसिकली जस्ट उल्टा ही है, लेकिन बस एक मेजर डिफरेंस है। रेफ्रिजरेटर में हमारा फोकस क्या होता था,
यहां की चीजों को ठंडा रखना, ठीक है। हीट पंप में हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है कमरे को गर्म करना, दिस इज आवर फोकस। तो रेफ्रिजरेटर में, सॉरी हीट पंप में हमारा फोकस ये हो गया है, ये वाला कमरा हमारा फोकस है, घर अंदर का गर्म रहना चाहिए, ठीक है, अंदर का घर जो है वो गर्म रहना चाहिए, तो ये हमारा फोकस हो जाएगा कमरा। पिछली बार क्या था, पिछली बार भैया बाहर वाला एरिया, बहुत हमें बाहर वाले को ठंडा रखना था, ठीक है, मतलब जो इसको ठंडा रखना था। तो अब काम सब कुछ सेम ही करना पड़ेगा उसमें, तो काम में तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बदल जाएगी, ठीक है। अब मैंने कहा अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, तो हीट पंप के लिए कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज गिवन बाय Q1 जो आपने हीट सप्लाई करी है डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगी Q1 बाई W, बस इतना सा अंतर आएगा, ठीक है। एसी को बाहर की जगह पलट दो, एसी को, ठीक है, ये उल्टा एसी हो गया, तो बाहर क्या कर रहा है, बाहर ठंडी फेंक रहा है, अंदर अंदर गर्म कर रहा है, ठीक है, तो एसी का उल्टा हो गया ये, दिस इज नोन एज हीट पंप, ठीक है। तो भैया ये हो गया। अब जरा बताना, इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं Q1 डिवाइडेड बाई Q1, W को क्या लिख सकता हूं, Q1 माइनस Q2, ठीक है, तो ये वही बन जाएगा T1 अपॉन T1 माइनस T2। और इफिशियंसी के टर्म में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ईटा, ठीक है। इफिशियंसी के टर्म में ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इफिशियंसी के टर्म में 1 अपॉन ईटा, क्योंकि Q1 W अपॉन Q1 क्या था, आपका ईटा था, तो 1 अपॉन ईटा, ठीक है। बस इतना सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हैं। चल भाई सवाल देख ले फटाफट से, दो चार सवाल मैं और करा रहा हूं, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, कार्नोट इंजन हैज एन इफिशियंसी ऑफ कितना है, 1/10 बीइंग यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेटर, वर्क डन ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 10 जूल, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एट लोअर टेम्परेचर। मैंने कहा 1/10, 1 माइनस क्या होता, सॉरी 1/10 क्या होता था, Q1 अपॉन Q2, W अपॉन वर्क डन अपॉन Q1, ठीक है। तो ये पता चल गया। मुझे क्या निकालना है, वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, तो वर्क डन तो 10 जूल ही है, अमाउंट ऑफ हीट, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ W, ठीक है, 10 इंटू 10, 100 जूल के बराबर हीट आपने सप्लाई करी है, तो बेसिकली आपने यहां से हीट ली, यहां से हीट दी है, ये आपने W किया है, इसने बोला है Q1 की वैल्यू इफ द वर्क डन ऑन द रेफ्रिज, अच्छा वर्क डन आपने दिया है 10 जूल है, ठीक है, और इफिशियंसी आपने 10 ये दे रखी है। आपसे क्या पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रिजर्वर, Q2 पूछ रहा है। मैंने कहा ये पता चल चुका है 100 जूल है, तो ये आपका आ गया 90 जूल, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अगला सवाल, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन डिपेंड्स ऑन, फटाफट से बता दो यार, ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दो, फिर हम अब नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक कार्नोट इंजन की इफिशियंसी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ सिंक ओनली, टेम्परेचर ऑफ सोर्स ऑन एंड सिंक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, टेम्परेचर ऑफ सोर्स ओनली। आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, कर दूं मार्क, बहुत बढ़िया। चल जल्दी से सॉल्व करके दिखा। चल फटाफट से सॉल्व कर।
टाइम से ही पहले पोल चला गया। अरे हाँ यार, वो थोड़ा सा टाइम लैग है, इसीलिए मुझे लगा था जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने टाइम भी दिया है। चल, चल, ठीक है। क्या है? इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा इफिशियंसी निकालनी है, 1 - टेम्परेचर छोटा डिवाइडेड बाई टेम्परेचर बड़ा। 1 - फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन। ठीक है, ये निकालना है। तो 100/373, परसेंटेज में तो 100 का और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1/4 से थोड़ा 25% से, अगर मैं यहां पर ऐसा सोचो, अगर यहाँ 400 होता, ठीक है, तो 1/4 यानी कि 25% हो गया। तो 400 25% से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 25% से बड़ा यानी कि 26% आंसर आ गया, ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी 20%, क्या किया? 1 - 1/100, 0/100, 100% तो नहीं कर दिया तुमने कहीं? अबे ऐसी कैसी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो? 20%, इतना सुंदर आंसर तो कहीं नहीं दिख रहा था मुझे। ये कैसी कैलकुलेशन करी है तुमने? ठीक है, चल अब इसको खुद से करना। ऐसा भी करवा चुका। ये रिपीट क्यों लग रहा है मुझे? ये सवाल रिपीट क्यों लग रहा है? सिक्सटी टू, सोर्स और रिजर्वॉयर का टेम्परेचर। अबे रिपीट नहीं हो गया ये? ऑप्शन डी आंसर आ गया। इफिशियंसी 1/6 है ना, यहाँ पे भी इफिशियंसी क्या थी? 1/6। हाँ, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी 1/6 है। रिपीट हो गया यार। होमवर्क नंबर 1, आइडियल गैस ऑपरेट साइकिल इतना एंड इतना, एब्जॉर्ब इतना हीट, अमाउंट ऑफ हीट वर्क एंड। होमवर्क नंबर 2, मुझे तो लगता नहीं बताने की भी जरूरत है इन सबको। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक इज इतना एंड इतना, इट्स एफिशिएंसी इज इतना, इट इज इम्पॉसिबल पॉसिबल। होमवर्क नंबर 3, कोई क्लेम कर दे कि ये इतना हमारा इंजन हमने इतना बनाया है, तो ये चीज। ठीक है, चल, आइडियल गैस कार्नोट साइकिल, अमाउंट ऑफ हीट। होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 5। ठीक है, होमवर्क नंबर 6। चलो, ठीक है, बस अब स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। चल भाई, ठीक है, कर लेगा ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ तक 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ही तो है होमवर्क में, चुन्नू चुन्नू से क्वेश्चन है यार। चल, तो स्टार्ट करें। पहले बता दे, जनता की ओपिनियन, जनता जनार्दन की राय जानना भी जरूरी है। सर 12th का स्टार्टिंग डेट बता दीजिए। 12th बेटा इस बैच में नहीं है, मतलब क्या, अर्जुना जेई सिर्फ 11th का पोर्शन है। ठीक है, 12th के लिए आपको अगला बैच मिलेगा, लक्ष्य जेई, जिसकी अनाउंसमेंट जल्दी ही होगी, मतलब अगले महीने फेब में। ठीक है, फेब एंड में अनाउंसमेंट होती है हर साल। तो 12th का ये सीन है। ठीक है, पहले 11th पढ़ लें, पहले 11th का काम कर लें, 11th निपटा लें। ठीक है, SHM फुल फॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये है SHM का फुल फॉर्म। लिखना पड़ेगा यार, मुझे लगा था कि चैप्टर के नाम से ही समझ गए होगे।
तो SHM स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, SHM स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी ज्ञानवर्धक बातें करना चाहूंगा। ठीक है, मतलब क्या, मैथ्स की बातें करना चाहूंगा मैं। ठीक है, मैथ्स की बातें यानी कि मैं बात करना चाहूंगा साइनोसोडल फंक्शन के बारे में। ठीक है, साइनोसोडल फंक्शन क्या होता है मैंने पहले भी बताया हुआ है, काफी सारी चीजें बताई हुई हैं, लेकिन आज की क्लास में साइनोसोडल फंक्शन के ग्राफ, उनको कैसे प्लॉट किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी सी जानकारियों को दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं एक साइनोसोडल फंक्शन बनाता हूं, साइनोसोडल फंक्शन कैसा दिखाई देता है। ठीक है, अगर मैंने बोला, और मैं ध्यान देना यहां पर मैं एक्स एक्सिस में t लिख रहा हूं, वाई एक्सिस में मैं खाली y ही लिख रहा हूं, तो मैं सबसे पहला ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल्स टू साइन थीटा का या साइन t का। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन थीटा की जगह मैंने क्या कर दिया है, साइन t कर दिया है। ठीक है, अब साइन t का मतलब क्या है, कितने टाइम के बाद ये चीज दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा जब यहां पर टाइम 2 पाई सेकेंड्स हो जाएगा, उसके बाद ये चीज रिपीट होना शुरू हो जाएगी। पाई इक्वल्स टू साइन थीटा, पीरियड क्या होता है 2 पाई। ठीक है, पाई पर ये कहां पहुंचेगा, आधा पहुंचेगा, पाई बाई 2 पर यहां रहेगा, 3 पाई बाई 2 पर यहां रहेगा। नोटिस करने वाली बात यह है, नोटिस करने वाली बात यह है कि एक्स एक्सिस में मैं चाहे तुम्हें कुछ भी नाम दे दूं, मैं चाहे तुम्हें टाइम बोल दूं, मैं चाहे तुम्हें कुछ भी नाम दे दूं, एक्स एक्सिस में जो ये यहां पे जा क्या रहा है, हमेशा फेज जा रहा है, एंगल जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में हमेशा क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस में हमेशा आपका एंगल जा रहा है। मतलब क्या, ये आपके बेसिस साइन के अंदर, साइन के अंदर ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं फेज। साइन के अंदर ये जो भी नंबर रहेगा इसको हम बोलते हैं फेज। ठीक है, तो साइन के अंदर क्या जा रहा है, आपका फेज जा रहा है। ठीक है, तो 0 पाई 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। ठीक है, फेज ये क्या है, इसका पीरियड हो गया, इसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, उम्मीद करता हूं तुम में से कोई भी ये जरूरत नहीं करेगा कि सर ये पूछ ले, सर ये मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, क्यों होती है। ठीक है, +1 और -1 पूछने की हिम्मत तो नहीं होनी चाहिए तुम लोगों की। ठीक है, क्योंकि सचिन सर मारेंगे उससे पहले मैं मार दूंगा, देख भाई बता रहा हूं तेरे को। ठीक है, बहुत तसल्ली से बेसिक मैथ्स में, ठीक है, शायद 2 या 3 लेक्चर लेकर के एक एक चीज बताई थी, इनका रीजन भी समझाया था, साइन थीटा क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, ये भी बताया था साइन थीटा क्या होता है, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, सिमुलेशन दिखा दिखा करके, सारे काम करवा करवा करके बताया था भाई वेटेज क्या है, वेटेज क्या है, क्यों पूछ रहा है, सब हद है यार। क्या करेगा वेटेज जान के, एक सवाल आएगा जेई मेंस में। ठीक है, जेई एडवांस में कहां से क्या आता है वो कोई भी नहीं बता सकता। चल, ठीक है, हाँ, तो यहां तक की बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब दूसरी चीज मैंने जो आपको बताई थी साइन थीटा के ग्राफ में, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये चीज तो उम्मीद करता हूं याद होगी। ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, बचपन का ज्ञान वही दोबारा याद दिला रहा हूं। ठीक है, चल भाई, तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको याद होंगी। तीसरी और जरूरी बात साइन थीटा के टर्म में, ठीक है, जैसे कई बार आपको, ठीक है, मैंने यहां पर बोला
मैं जानना चाहता हूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू, मैं जानना चाहता हूं साइन 150 डिग्री की वैल्यू, साइन 135 डिग्री की वैल्यू, साइन 210 डिग्री की वैल्यू। मैं सबसे पहले बस ये वैल्यूज जानना चाहता हूं। कॉस 120 डिग्री, कॉस 150 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, इवन कोई भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। ठीक है, पहले फटाफट फटाफट से लिखना शुरू कर दो। ठीक है, मैं सीधा सीधा वैल्यू लिखता हूं। साइन 120 डिग्री √3/2, साइन 1/2, साइन 135 1/√2, साइन 210 -1/2, कॉस 120 डिग्री -1/2, -√3/2, -1/√2, -√3/2। क्या तुम भी मेरी तरह ही डायरेक्ट वर्बली वैल्यूज लिखना शुरू कर दिए हो क्या? ठीक है, क्या तुमने भी मेरी तरह डायरेक्ट वर्बली आंसर लिखे? ठीक है, मैं बस अब ये जानना चाहता हूं, ठीक है, कितने बच्चों ने मेरी ही तरह वर्बली आंसर लिखे हैं सीधा सीधा? कितने परसेंटेज है? अगर हां तो सीधा लिखना, अगर तुमने कुछ भी किया है आगे पीछे, ठीक है, तो लिख देना नो। ठीक है, ये लॉजिक मैंने पहले भी बताया था वर्बली फटाक से आंसर लिखने का। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, किसी की भी वैल्यू लिखनी हो आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, बीच के कहानी नहीं लिखनी पड़ती है, पर कुछ को जरूरत पड़ती है। तो कैसे लिखते हैं? कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, साइन 90 + 30 डिग्री, सर इसको लिख देता हूं cos 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव, और फिर मैं वापस यहीं पहुंचूंगा। ठीक है, साइन 90 + 60 cos 60, साइन 90 + 45 cos 45, साइन 270 - 60 cos 60। ठीक है, सचिन सर ने ये वैल्यूज रटवा रखी हैं, बहुत बढ़िया, तो मजा ही आ गया। ठीक है, cos 90 + 30 -sin 30 cos 90 + 60 -sin 60, ऐसे फिल कर लेना। ठीक है, देखें कितने लोगों ने डायरेक्ट लिखा। बहुत बढ़िया, 2/3 बच्चों ने डायरेक्ट लिखा। ठीक है, काफी सारे बच्चों ने ऐसे किया होगा। ठीक है, गलत नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। तुमको दिख रहा होगा मैं हर चीज को लिखने में कितना टाइम लगता है। दूसरी चीज, -sin 60, रायता फैलता है। ठीक है, जैसे लास्ट में भी मुझे सोचना पड़ गया था। ठीक है, अब मैंने कहा यार ऐसे नहीं करना, मुझे नहीं करना होता ऐसे। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं कभी भी, मतलब क्या बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आप देख रहे हो कि सर 90 डिग्री, जैसे 120 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। ठीक है सर, 120 डिग्री आपने क्या बोला, 120 डिग्री 90 से 30 ज्यादा, तो यहां पर 60 वाला वैल्यू। ठीक है, मैंने कहा मैं 90 डिग्री से दूरी ना लेकर के, मैं 90 डिग्री से दूरी ना लेकर के मैं लेता हूं दूरी यहां से 180 डिग्री से। तो 180 डिग्री से ये जितना पीछे उतना ही 180 डिग्री से आगे, तो ये 60 डिग्री पीछे, ये 60 डिग्री आगे। तो मैंने कहा
वैल्यूज सेम होंगी। तो मैं हमेशा पता है क्या करता हूं, मैंने कहा साइन 150, ठीक है, कि 180 से कितना दूर, 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो मैं किस तरीके से करता हूं, साइन 180 माइनस 60, साइन 60, 180 में साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, तो 180 में प्लस माइनस में चेंज नहीं होता, इसीलिए मैं हमेशा क्या करता हूं, 180 डिग्री से चूज करता हूं, साइन 180 माइनस 30, तो साइन 30। तो मैं ये वाला तरीका प्रेफर करता हूं, साइन 180 माइनस 45। आपको समझ में आ रहा होगा, रिजल्ट दोनों से ही सेम आने वाला है, लेकिन साइन वाले में मतलब जब आप 180 प्लस माइनस सॉल्व करते हो तो आपका टाइम बच जाता है, क्योंकि आपको पता है साइन का साइन ही है। और यहां पे देखा सर साइन 120, सर साइन 60 के बराबर हो गया, साइन 60 √3/2, साइन 150 सर 180 से 30 डिग्री कम, सर साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है सर इसका 1/√2। आप डायरेक्ट वर्बली लिख सकते हो, बीच वाला स्टेप आप खा जाओगे, ठीक है, आप बीच वाला स्टेप सीधा सीधा खा जाओगे। तो ये आपका फायदा हो जाएगा। प्लस माइनस तो देखो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस तो आप क्वाड्रेंट देख करके चेक करोगे, लेकिन बाकी आप फायदा निकाल सकते हो, ठीक है। और केवल ये साइन के लिए ही नहीं, कॉस के लिए भी वैलिड है। तो मैंने कहा कॉस 180 माइनस 60 माइनस कॉस 60 माइनस 1/2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आप वर्बल, ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है, ये चीज जब मैं बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने वैल्यूज निकलवाई थी, तब भी ऐसे ही निकलवाई थी। तो मैंने बीच में आपको सीधा सीधा बस ये वाला पोर्शन को छुपा दिया था और सीधा वर्बली आंसर लिख रहे थे, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे, ठीक है, वर्बली आंसर लिखना हमने सीख लिया था, ठीक है। चल भाई, क्या यहां तक की बात क्लियर है? तो अब आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बार आपको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, कई बार आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अभी तुमको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, अभी तुमको यहां से समझ में नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर में जब एसएचएम शुरू होगा ना, जहां पे मैं आपको एंगल कन्वर्ट करवाऊंगा कि ये एंगल कितना है, ठीक है, तो वहां तुम्हें एंगल में सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं, रायते वहां पे फैलते हैं, इसीलिए हमेशा कहां से लेना है, 0 डिग्री से, 180 डिग्री से, 360 डिग्री से, यहां से एंगल आपको नापना है, ठीक है। एसएचएम में अभी थोड़ी देर में ही इसको जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना आपकी एसएचएम में, यहां पर सब एप्लीकेशन होने वाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री जितनी पड़ी है ना, सब यहां पे अप्लाई हो जाएगी एसएचएम वेव्स में। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो अब मैं दूसरी बात बताता हूं, ठीक है। यहां तक का ग्राफ तो समझ में आ ही गया, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ, चल यार, सबसे पहला ग्राफ तो मैंने ये सिमुलेशन आपके लिए बना रखा है, ठीक है, उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये सिमुलेशन खासतौर से आप लोगों के लिए मॉडिफाई किया हुआ है मैंने। चल भाई, सबसे पहला ग्राफ, सबसे पहला ग्राफ हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू साइन टी की, a की वैल्यू 1, टी 0, ठीक है। नोटिस करना ये क्या है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा, कहां गया a कॉस थीटा, ये तो साइन थीटा कहां गया, ये रहा, ठीक है। ये है ग्राफ आपका किसका, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा का, देख ले आराम से, ठीक है। ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ मैं किसका बना रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल्स टू साइन टी, ठीक है। साइन टी का ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दे लेना, ठीक है, अगर मैं आपको ग्राफ बनाऊं y इज इक्वल्स टू ए साइन टी का, अगर मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो देख, ये आपका साइन टी मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। अब नया ग्राफ किसका बनाना है, नया ग्राफ बना रहा हूं y इज इक्वल्स टू ए साइन टी का, ठीक है। लिख के रखूंगा तो अच्छा लगेगा।
ठीक है, तो पहला ग्राफ बनाया है y इज इक्वल्स टू साइन टी, y इक्वल्स टू साइन टी। ठीक है, नोटिस करना मैं ग्राफ साथ में हाईलाइट भी कर रहा हूं, पुराना ग्राफ जो है ना ये मैं आपको ओवरलैप कर रहा हूं सो दैट आपको समझ में आएगा ग्राफ में मैं क्या आपको डिस्प्ले करना चाहता हूं। ठीक है, ये आपका पुराना ग्राफ है y इज इक्वल्स टू साइन टी का। अब नया ग्राफ देखना यार। ठीक है, नया ग्राफ मैं किसका बनाना चाहता हूं। ठीक है, तो नया ग्राफ मैं बनाना चाहता हूं चेंज नहीं करना था मुझे, मैच क्यों नहीं कर रहा, पहले तो मैच कर रहा था, कर गया। ठीक है, ऑलमोस्ट मैच कर गया। अब यार ध्यान देना। ठीक है, अगला ग्राफ किसका बनाना है, अगला ग्राफ बनाना है हमें y इज इक्वल्स टू ए साइन टी का। ठीक है, तो मतलब अगला ग्राफ मैं बना रहा हूं a की वैल्यू 1 की जगह मैं यहां पे a की वैल्यू 2 3। देखो जैसे जैसे मैं a की वैल्यू बदल रहा हूं, ठीक है, जैसे जैसे मैं एम्पलीट्यूड बदल रहा हूं, क्या बदल रहा है, ठीक है, ये वैल्यू बदलती जा रही है, मैक्सिमम हाइट बदल रही है। y इक्वल्स टू ए साइन, y इक्वल्स टू साइन टी की जगह मैंने क्या कर दिया, y इज इक्वल्स टू 2 साइन टी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, या 3 साइन टी का ग्राफ बनाना है। किसी भी नए फंक्शन का अगर आपको ग्राफ बनाना है, जैसे y इज इक्वल्स टू ए साइन टी। ठीक है, अगर आपको ए साइन टी का ग्राफ बनाना है तो देख यार ग्राफ सेम रहा, मतलब क्या, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में अंतर आया है। लेकिन टाइम पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, तो टाइम पीरियड फंक्शन का सेम रहा है। ठीक है, तो एक तरफ यहां पर क्या था, y इक्वल्स टू साइन टी का ग्राफ था। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, y इक्वल्स टू ए साइन टी, मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एम्पलीफाई हो गया, ए टाइम्स हो गया है। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पर आपको ग्राफ बना करके दिखाया, ठीक है, पहला ग्राफ y इक्वल्स टू साइन टी का था। ठीक है, तो y इक्वल्स टू साइन टी का ग्राफ कैसा बना, कुछ इस तरीके का। ठीक है, और दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन साइन थीटा या साइन टी, कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब यार ध्यान देना, जैसे ही मैंने y इक्वल्स टू ए साइन टी का ग्राफ बनाया, पूरा फंक्शन a गुना हो गया। ठीक है, मतलब एम्पलीट्यूड विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ए साइन टी। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड कितना हो गया है, एम्पलीट्यूड हो गया है प्लस ए। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कोई चीज मैक्सिमम कितना जा रही है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, चल भाई, तो ये एम्पलीट्यूड आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर मैं इसी में ए साइन टी में मैं कुछ और ग्राफ बना देता, जैसे मैंने सबसे पहले ग्राफ किसका बनाया था, सबसे पहले ग्राफ था y इक्वल्स टू साइन टी, दूसरा ग्राफ किसका बनाया, y इक्वल्स टू 2 साइन टी का ग्राफ बनाया था। ठीक है,
अब अगर मैं आपको ग्राफ बनाना चाहूं, y इज इक्वल्स टू 2 sin t, y इज इक्वल्स टू 2 sin t प्लस 1 कर देता हूं, 1 प्लस 2 sin t, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 sin t, ठीक है, या 2 sin t प्लस 1, ठीक है। अब बता यार, जैसे ही मैंने कुछ ऐड किया क्या हो जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। y इक्वल्स टू 2 sin t में मैंने एक ऐड कर दिया, 2 sin t प्लस 1 कर दिया, ठीक है। अब बताना क्या होगा, आप कोई भी फंक्शन जब ऐड करते हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन जब आप ऐड करते हो क्या होता है, वॉइस क्रैकिंग, अब ठीक है, होना तो नहीं चाहिए यार, पता नहीं क्यों हो रहा है। 1 प्लस 2 sin t क्या होगा, हाँ, पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट ऊपर उठ जाएगा, करके देखते हैं, ठीक है। मैं a sin t में एक यूनिट ऐड कर रहा हूं, देखो यार जितना मैंने ऐड किया, ग्राफ के शेप में देखिए यार, ग्राफ के शेप में कोई अंतर नहीं आ रहा, जब आप प्लस में कर रहे हो तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, ठीक है, और माइनस कर रहे हो तो ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है। तो a sin t प्लस 1, पूरा का पूरा ग्राफ आपका क्या हो चुका है, एक यूनिट ऊपर उठ चुका है, बस इतना सा अंतर आया है, ठीक है। तो मतलब आपका अब जो ग्राफ है ऐसा हो गया है, ठीक है। चल भाई, इस तरीके का ग्राफ हो गया है। नोटिस करना, तीनों ही केसेस में, ठीक है, तीनों ही केसेस में टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नोटिस करना, चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, तीनों ही केसेस में टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो अगर मैं तीसरा ग्राफ बना रहा हूं यहां से, ठीक है, ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू ए साइन टी प्लस बी लिख दो या प्लस डी लिख दो, कुछ भी लिखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए साइन टी प्लस बी, ठीक है। तो पूरे ग्राफ में सेम वही चीज रही, ठीक है, आपका पूरा का पूरा ग्राफ सेम वैसा की वैसा है, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। नोटिस करना भाई, पूरा ग्राफ ऐसा है, देख ए साइन टी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ग्राफ सिर्फ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। आप कुछ ऐड कर रहे हो तो ऊपर जा रहा है, माइनस कर रहे हो तो जीरो आ रहा है। अब यहां पर जीरो है तो मैं खाली बस बोल रहा हूं एम्पलीट्यूड चेंज करने पर ऐसा ग्राफ बन रहा है, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू 2 sin t 3 sin t, ठीक है। मतलब क्या, एम्पलीट्यूड चेंज करने पर ये बन रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था। चल भाई, तो यहां तक की बातें तो मुझे लगता है आसान है। तीनों ही केसेस में जरा ध्यान देना, तीनों ही केसेस में टाइम पीरियड जो है आपका 2 पाई ही है, जो जरूरी बात है, टाइम पीरियड यहां पर 2 पाई है, यहां का टाइम पीरियड आपका पाई है, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, थर्ड केस में एक बात बताना, टाइम पीरियड इस केस में क्या होगा, इस केस में सॉरी टाइम पीरियड नहीं, एम्पलीट्यूड क्या होगा इस केस में, ठीक है। थर्ड केस में भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर ए साइन टी प्लस बी कर दिया है तो इसमें एम्पलीट्यूड बता देना, ठीक है। क्या कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एम्पलीट्यूड में कोई अंतर आता है, क्या कुछ भी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से एम्पलीट्यूड में कोई अंतर आएगा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, अभी भी सेम रहेगा, हाँ। तो एम्पलीट्यूड देखना, एम्पलीट्यूड हमेशा अभी भी ए है, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑरिजिन से डिस्टेंस नहीं होता है, कई बच्चों को ये लगता है एम्पलीट्यूड ऑरिजिन से डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं ऐसा बोल दूं y इज इक्वल टू 2 sin t प्लस 3, तो इसमें एम्पलीट्यूड अभी भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड अभी भी
2 ही रहेगा, ठीक है। जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2 + 3 5 हो रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 जा रही है, मिनिमम वैल्यू 1 जा रही है, लेकिन एम्पलीट्यूड हमेशा वही रहेगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। मीन पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। चल भाई, तो मुझे अब यहां तक की बातें बता दे, क्लियर है, ठीक है। तो पहला चेंज मुझे जो बताना था वो ये है, सुन ले, अगर तुझे आता है बहुत अच्छी चीज है, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं यार, ठीक है। मुझे पता, ये आइडियली ये तुमको आना चाहिए मैथ्स में, आइडियली तुमको ये चीजें पहले से पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता है। अगर पुराने पाप किए हैं तो भैया धोने का एक और बार मौका दे रहा हूं पापों को, ठीक है, सुन ले। नहीं तो फिर तू बाद में बोलेगा सर ये ग्राफ कैसे आया, ये ग्राफ कैसे आया, सर ये कैसे कर दिया आपने एम्पलीट्यूड। देख, मैं बार बार तुझे ये चीज वार्न कर रहा हूं, ठीक है। अभी तुझे ये चीजें बहुत आसान लग रही ना, सेम अभी इसमें इक्वेशन में डाल के दूंगा, फिर तू बोलेगा, इन्हीं चीजों को तुझे फिर इक्वेशन में डाल के दूंगा मैं, चिंता मत कर बेटा। अब पहला ग्राफ, वापस आ जाते हैं y = a sin t पर, एम्पलीट्यूड 1 कर देता हूं, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, d 0 ही है, ठीक है। अब y = a sin t का ग्राफ ये था, ठीक है। अब मैं अगला क्या कर रहा हूं, a sin t की जगह मैं इस बार अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं sin t की जगह, ठीक है। मतलब मेरा पहला ग्राफ किसका था, y = a sin t, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं, मुझे ग्राफ चाहिए y = sin ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है, ठीक है। y = sin ओमेगा टी, या एक काम करता हूं y = a sin t का ग्राफ बना करके बनाता हूं सब कुछ, ठीक है। चल यार, y = a sin t का ग्राफ कैसा था, तो a की वैल्यू लेटर से कुछ कर देता हूं 2, ठीक है। तो ये क्या है, y = a sin t का ग्राफ है, कैसा दिखेगा y = a sin t का ग्राफ, ठीक है। जस्ट कंफर्मेशन के लिए, पुराना ग्राफ आपका ऐसा दिख रहा है, ये है आपका y = ये y = sin t का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, y = a sin t। अगला ग्राफ जो बनाना है आपको क्या करना है, अगला ग्राफ y = a sin, ठीक है, किसका बनाना है, y = a sin ओमेगा टी, आपने कुछ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। y = a sin ओमेगा टी का मल्टीप्लाई कर दिया है। चल भाई, कैसा ग्राफ बनेगा, तो मैंने कहा यार अगर a sin ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है, एग्जांपल के तौर पर ओमेगा की वैल्यू में 2 टाइम्स कर दूं, देख, ठीक है, ओमेगा बढ़ा दिया तो पूरा का पूरा ग्राफ आपका क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, पूरा का पूरा ग्राफ आपका कंप्रेस हो रहा है। क्यों कंप्रेस हो रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक है यार, जब आप ओमेगा टी का ग्राफ बना रहे थे a sin ओमेगा टी, तो ये रिपीट कब होगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, उसके बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। जैसे ही मैंने a sin 2t का ग्राफ बनाया तो 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई पर रिपीट हो गया, पूरा का पूरा ग्राफ क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। तो a sin ओमेगा टी का ग्राफ, जैसे ओमेगा की वैल्यू आपने डबल कर दी, तो अब जो आपका ग्राफ हो गया है, ये कुछ नया ग्राफ ऐसा बन गया है। पुराना ग्राफ पहले आपको दिख रहा होगा, और ये अब आपका नया ग्राफ है, ठीक है, ये आपका नया ग्राफ बन रहा है। चल भाई,
ठीक है, तो ये आपका पहले वाला ग्राफ कौन सा था? ये वाला ग्राफ था आपका y इक्वल्स टू a sin t का। ठीक है, ये ग्राफ y इक्वल्स टू a sin t का था, और आपने इसको जैसे ही कंप्रेस कर दिया, ये ग्राफ बन गया है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t का। ठीक है, चल भाई, तो ये ग्राफ किसका था? y इज इक्वल्स टू a sin t। ठीक है, और ये जो नया ग्राफ आया है, दिस इज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। ठीक है, किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करने से एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एम्पलीट्यूड अभी भी प्लस से ही है। लेकिन अब जरा ध्यान देना, जैसे ही मैं यहां पर a sin ओमेगा टी लिख रहा हूं, ठीक है, तो जब ओमेगा टी की वैल्यू आपकी 2 पाई के बराबर हो जाएगी, उसके बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या आ गया? टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, टाइम पीरियड कितना आ गया है? 2 पाई बाई ओमेगा। दिस इज द मिनिमम टाइम पीरियड आफ्टर विच फंक्शन स्टार्ट्स टू रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम आफ्टर विच a function starts to repeat itself। ठीक है, दिस इज द मिनिमम टाइम पीरियड। चल भाई, तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। यह है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ठीक है, उम्मीद करता हूं याद होगा। यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। ठीक है, बच्चों ऐसी बातें बता रहा हूं यार। हाँ, अभी तुम लोग बोर हो रहे हो ना। ठीक है, फिर अभी थोड़ी देर में कहानी बदल जाएगी, फिर तुम रोओगे कि सर ये क्या हुआ एकदम से। ठीक है, चल यार, तो मिनिमम टाइम पीरियड ये हो गया। साइन थीटा वाला फंक्शन आपने सॉल्व कर लिया, सारी चीजें आपने बना बनू ली। ठीक है, आपको हर चीज अब पता है। ध्यान देना, टाइम पीरियड 2 पाई बाई बी, यहाँ पे बी टी था या 2 पाई बाई बी कर दिया आपने, 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड आ गया। ठीक है, अब नोटिस करना, जैसे ही मैं यहां पर कुछ फंक्शन बना रहा हूं, अब आ रही है प्रॉपर इक्वेशन। ठीक है, प्रॉपर इक्वेशन मतलब क्या? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि एसएचएम की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब जैसे ही आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किया, तो अब क्या होगा? पहले में क्या कर रहा था? y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कर रहा था, तो b करने से, यहां पे बाहर ऐड करने से, साइन के अंदर ऐड नहीं किया था, बाहर ऐड किया था। ठीक है, तो क्या हो रहा था? ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा? शिफ्ट होगा, लेकिन इस बार क्या होगा? y एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट नहीं होगा, ये ग्राफ x एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट होगा।
ठीक है, पूरा का पूरा ग्राफ आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट होगा। मतलब क्या, अगर आपने ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐड किया, ठीक है, तो बाहर आगे जाएगा, ठीक है, और नीचे यहां पर है पीछे जा रहा है, देख रहे हो, ठीक है। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में पीछे जाएगा, माइनस फाइव में आगे जाएगा, ठीक है। हाँ, शिफ्ट अबाउट एक्स एक्सिस। तो पूरा का पूरा ग्राफ, जैसे हमने यहां पर ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस वन कर दिया, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस में, यहाँ पे सिंबल उल्टे है, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस लिखा है इसीलिए, ठीक है। चल भाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में पीछे जा रहा है, देख ले यार, ठीक है, और ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव में कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। जस्ट उल्टी कहानी होती है। काम करता हूं, इसको करके दिखा, देख ले, ठीक है। और यही आपकी वेव हो जाती है, दिख रही है वेव, ठीक है। ये क्या है, प्लस फाइव, जैसे जैसे टाइम के साथ ये बदलता जाएगा, ये आपकी वेव बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। चल रुक जा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ ये था, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ भी ऐड करता हूं, अगला तीसरा ग्राफ, ठीक है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ऐड करता हूं, कहां गया ये, तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ग्राफ के शिफ्ट होने से, इस ग्राफ के शिफ्ट होने से नोटिस करना, क्या टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है, जो वैल्यू जीरो पर आ रही थी वो वैल्यू अब यहीं पर ले लेगा। टी इक्वल्स टू जीरो पर पहले ओमेगा टी जीरो था, अब क्या होगा, फाइव लेना शुरू कर देगा, हर चीज पहले लेना शुरू कर देगा। और अगर हर चीज पहले लेना शुरू कर देगा तो ये बेसिकली फाइव एंगल आगे आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली फाइव एंगल आगे आ जाएगा, ये साइन फाइव से स्टार्ट करेगा, ठीक है, ए साइन फाइव से स्टार्ट करेगा और धीमे धीमे आगे जाता जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का भी जो टाइम पीरियड होगा, ये सिर्फ टू पाई बाई ओमेगा ही होगा, ठीक है। फाइव shifts the graph along x-axis but does not change the time period, ठीक है। पाई जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ग्राफ को शिफ्ट करता है, लेकिन टाइम पीरियड में चेंज नहीं करता है, ठीक है। इट ओनली रिप्रेजेंट्स द इनिशियल कंडीशन ऑफ फंक्शन एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। टी इक्वल्स टू जीरो पर क्या हालात थे, ये सिर्फ बस ये बता रहा है कि टी जीरो रखने पर ए साइन फाइव हो गया, ठीक है। तो ए साइन फाइव से स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली अगर आपने किसी भी ग्राफ में ऐसा किया है तो बस खाली ये इनिशियल कंडीशन, ये ग्राफ बदल जाएगा, बाकी और फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सिर्फ ग्राफ पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? चल भाई, मैं एक काम करता हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, मैं नहीं चाहता बहुत सारी चीजों में एक साथ आप परेशान हो, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं एक आध फंक्शन को हटा देता हूं, ठीक है। अगर ये वाला फंक्शन था ए साइन ओमेगा टी, मैं ये वाला फंक्शन उड़ा देता हूं, ठीक है। नोटिस करना, ये वाला फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और अब ये क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सिर्फ इतना सा अंतर आया है, चल भाई, सिर्फ इतना सा अंतर आया है और कोई भी चेंज नहीं आया है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ पता चल गया है, ठीक है। अब मैं एक बस लास्ट पार्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख रहा हूं, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी
प्लस फाइव, ए आपका है एम्पलीट्यूड, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, पाई को हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट, और इस पूरे टर्म को ओमेगा टी प्लस फाइव कलेक्टिवली हम बोलते हैं फेज। फेज लगातार टाइम के साथ बदलेगा, ठीक है। मतलब जो बेसिकली एंगल है, एंगल को ही अब फैंसी नाम दे दिया क्योंकि टाइम के टर्म में ना, तो इसीलिए हमने फैंसी नाम दे दिया है फेज, ठीक है। फेज मतलब ये एंगल ही है बेसिकली, है तो एंगल का फैंसी नाम लो, एंगल का फैंसी नाम है, ठीक है। तो अब हमने क्या बोल दिया, इसको फेज बोल दिया। फेज कांस्टेंट क्या है, इनिशियल फेज, ठीक है। इनिशियल फेज एट टी इज इक्वल्स टू, ये है आपकी साइनोसोइडल फंक्शन के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। एक जरूरी सूचना और, ठीक है, इसके बाद हम क्लास आज की समाप्त करते हैं। मंडे से प्रॉपर सिंपल हार्मोनिक मोशन खेलेंगे। जितनी बातें आज बताई हैं एसएचएम के बारे में, जितनी बातें साइनोसोइडल फंक्शन के बारे में बताई हैं, मंडे से इनका यूज करना सिखाऊंगा, इक्वेशन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के 12 फॉर्मूले, ठीक है, उम्मीद करता हूं तुमको याद होंगे। नहीं याद है तो भैया अभी भी मौका है 2 दिन का, याद करके आना। कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कहीं ना कहीं तो लग ही जाते हैं, हालांकि ज्यादातर फॉर्मूलेस तुमको पता है पहले से, ठीक है, लेकिन याद कर लोगे तो सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा। आधे फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होंगे, आधे वेव्स में यूज होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं याद है। चल भाई, तो आज की कहानी यहां पर समाप्त करते हैं। 2-4 जरूरी बातें, होमवर्क के सॉल्यूशन आपके सारे ये रहे, ठीक है। कुछ जरूरी बातें और बता दूं इसमें होमवर्क में, ठीक है। एक तो मैंने कल ऊपर कर ही दिया है कहीं, ठीक है। होमवर्क क्या है, मोनोएटमिक गैस, ये तो शायद नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज नोटिस करना, वर्क डन बाय गैस और वर्क डन ऑन गैस, इसके बारे में विशेषकर अलर्ट रहना। जैसे इस सवाल में आपसे पूछा था फाइंड वर्क डन ऑन द गैस विल बी, ठीक है। तो हमने यहां पर जब कैलकुलेट किया एनआर डेल्टा टी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होता है, एनआर टी फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो इसी को मैंने लिख दिया इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, ठीक है। तो V2 अपॉन V1 या फिर P1 अपॉन P2, ठीक है। नोटिस करना जरूरी चीज, वर्क डन ऑन गैस पूछा था, वर्क डन बाय गैस निकाला है ये, इसीलिए ऑन गैस के लिए माइनस किया, आंसर में पॉजिटिव आया, ठीक है। अगले सवाल में ऑप्शंस गड़बड़ हैं, ठीक है। वर्क डन ऑन गैस पूछा है लेकिन सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं, ठीक है, और हमने निकाला था वर्क डन बाय गैस। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन बनाते टाइम ध्यान नहीं रखते हैं टीचर्स, तो उस वजह से क्या होता है वर्क डन बाय गैस ही आंसर में मार्क कर दिया है। कोई भी आंसर नेगेटिव नहीं है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होते तो फिर मैं इस बारे में विशेष अलर्ट रहता कि वर्क डन ऑन गैस पूछा है या वर्क डन बाय गैस पूछा है। लेकिन फिलहाल सारे आंसर पॉजिटिव हैं, इसका मतलब वो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा है। मैंने वर्क डन बाय गैस निकाला था, पॉजिटिव आ रहा था, वर्क डन ऑन गैस नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन मैंने वो यहां पे मेंशन कर दिया है, नेगेटिव कोई आंसर है ही नहीं, ठीक है। अगर कुछ नहीं बोलता तो वर्क डन बाय गैस लेते हैं, ठीक है। बाकी सारी चीजें बहुत ही आसान आसान से थे, कुछ सवाल इसमें बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल लॉजिकली अच्छा है कि डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड नहीं करता, तो अगर यहां से ए से सी बी जाने पर पोटेंशियल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो बी से आने पर कम हो जाएगी, ठीक है। कुछ सवाल, 1-2 सवाल तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे, हाँ, जैसे ये वाला सवाल, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो पूरी की पूरी मैंने ब्रैकेट में कर रखा है, ये फालतू की मेहनत करी, ठीक है। पहले मैं क्या सोच रहा था कि जब गैस बी से सी जाएगी तो गैस आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मुझे हीट मुझे देनी पड़ेगी, जबकि पता चला कि हीट तो यहां से निकल रही है, सॉरी हीट मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी ऑफ हीट रिजेक्टेड, मतलब खाली यही पूछा था, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा था, मुझे मजा भी आया सवाल को सॉल्व करने में, कि क्या था, आपको हीट रिजेक्टेड पूछा है तो इस वाले गैस की इस वाले प्रोसेस में हीट रिजेक्ट, ठीक है। तो बस ये सोच लेना। चल भाई, ये इसके बाद के सवाल आराम आराम के हैं, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं।
ठीक है। एक ये सवाल कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा था, ठीक है। टोटल वर्क डन, ठीक है। अच्छा, टोटल वर्क डन जब लेते हैं तो सभी का वर्क डन लेते हैं, किसी भी साइकिल में वर्क डन लेना है, हर प्रोसेस का वर्क डन लेते हैं, लेकिन इफिशियंसी कैलकुलेट करते टाइम वर्क हीट सप्लाइड लेते हैं। तो सप्लाई मतलब पॉजिटिव वाला, तो टोटल वर्क डन मतलब नेगेटिव वाला भी, ठीक है। और तो बाकी सारे सवाल तो बड़े सिंपल सिंपल से हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक ये सवाल भी सही था। चल भाई, तो बाकी सवाल इजी इजी हैं। आज की होमवर्क है मॉड्यूल, ठीक है, कौन सा था, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब आप पूरी एक्सरसाइज लगा सकते हो। एक्सरसाइज 1 2 3 4 कंप्लीट। अब पूरी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। केटीजी एंड थर्मो से जहां सवाल दिखे अब वहां के सवाल बनाना चाहो तो बना सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो केटीजी थर्मो से कहीं का भी सवाल अब आप बना सकते हैं, ठीक है। चल भाई, तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, ग्राफ्स में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं अब तुमको ग्राफ्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे की क्लास में अब इनके ग्राफ्स के इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। काफी सारे टीचर्स एसएचएम को फेजर से सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। फेजर एक तरीका है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चंस में मैं फेजर लगाना पसंद नहीं करता हूं। मैं सवालों को वर्बली या बोले कि मैथ से सॉल्व करना पसंद करता हूं। तो ज्यादातर केसेस में मैं सवाल को मैथ से सॉल्व करूंगा, फेजर बहुत रेयर केसेस में लगाएंगे। फेजर क्या होता है समझाऊंगा, ठीक है, परेशान मत हो। हालांकि मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट पहले भी दिया हुआ है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चल भाई, तो मिलेंगे फिर अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मंडे का हॉलीडे है क्या, जैसा भी होगा अनाउंसमेंट हो जाएगा, मुझे भी नहीं पता, ठीक है। ओके।